दोस्तों, आप लोगों ने अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि आज से सदियों पहले अपनी विशाल सेना लेकर विश्व विजय पर निकला था और वो पूरा विश्व जीत भी लेता अगर उसका सामना महाराज पोरस से ना हुआ होता। कुछ लोग कहते हैं कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था और कुछ कहते हैं कि पोरस ने सिकंदर को हराया था। लेकिन जो भी है, महाराज पोरस के साथ युद्ध के बाद सिकंदर ने भारत विजय की जिद छोड़ दी थी, क्योंकि भारत की सीमा पर ही वीर और महान पोरस के साथ सामना करने के बाद सिकंदर की सेना लगभग खत्म सी हो गई थी और अभी तो सिर्फ भारत की सीमा थी। भारत के अंदर तो न जाने कितने पोरस जैसे राज्यों का सामना करना पड़ता, जिसमें महान चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, जिनके गुरु भारत इतिहास के महान आचार्य चाणक्य थे। खैर, सिकंदर का विश्व विजय का सपना तो भारत दर्शन के बाद अधूरा ही रह गया और ऐसा ही कुछ हमारी आज की कहानी भी है। तो हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। और आज की हमारी कहानी है 300, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन फिल्म है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक राज्य स्पार्टा दिखाया जाता है, जहाँ पर जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका पूरी तरह से मुआयना किया जाता है और अगर वो बच्चा नाटा, अपंग या कमजोर होता तो उसको फना कर दिया जाता, यानी उसको मार दिया जाता। पैरों पर खड़ा होना सीखते ही उन्हें जंग की तैयारी में झोंक दिया जाता। और इसी तरह वहाँ के राजा के पुत्र के साथ भी हुआ, जिसका नाम लियोनाइडस होता है, और उसे भी यही सब सिखाया गया। ना कभी भागो, ना कभी घुटने टेको। उसे ये भी सिखाया गया कि मैदान जंग में स्पार्टा के लिए शहीद होना ही सबसे फक्र की बात है। स्पार्टा के रिवाज के मुताबिक 7 साल का होते ही उसे उसकी माँ से जुदा करके जंग की तैयारी के लिए भेज दिया गया, जहाँ उसे स्पार्टा के 300 साल पुराने समाज में ढाला गया, जहाँ पर दुनिया के सबसे बेहतरीन सिपाही ढाले जाते हैं। और अपने वतन से मोहब्बत उन लड़कों को मजबूर कर देती है लड़ने के लिए, भूखा रहने के लिए, खाना चुराने के लिए और जरूरत पड़े तो कत्ल करने के लिए। लियोनाइडस को उसकी ट्रेनिंग में बेरहमी से पीटा जाता, बर्दाश्त करना सिखाने के लिए, दर्द सहने के लिए और आजमाइश के लिए एक बार उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया, ताकि वो अपनी हिम्मत और अक्ल से कुदरत के कहर का सामना कर सके। और जंगल की वो रात उसकी हिम्मत का इम्तिहान थी। या तो वो एक जाबाज स्पार्टा की तरह लौटता या फिर वहीं मर जाता। जंगल पर राज करने वाले भेड़िए ने लियोनाइडस की भूख को सूंघ लिया था और वो अपने काले फौलादी पंजों पर चलकर उसकी ओर बढ़ने लगा। काले सियार जैसी खाल, सुर्ख चमकती आंखें, जैसे जहन्नुम के शोले दहक रहे हों। विशाल भेड़िए ने आने वाले शिकार की खुशबू सूंघ ली थी, लेकिन वो लड़का अभी भी बिल्कुल खौफजदा नहीं था। उसके शरीर में एक सनसनी दौड़ रही थी और वहीं दूर सरसराती हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। लड़के का पीछा करते करते वो भेड़िया सकरी दीवारों के बीच फंस चुका था और तभी लड़के के हाथ तन गए। और अब इसके बाद अगले दिन वो लड़का, जिसे मौत के हवाले कर दिया गया था, अब उस भेड़िए की खाल को पहने वापस लौट आया, स्पार्टा की शान बढ़ाने, स्पार्टा का राजा लियोनाइडस बनकर। और अब कई सालों बाद एक भेड़िया फिर से पूरे विश्व विजय का सपना लिए स्पार्टा की ओर नजरें उठाए घात लगाकर फिर से आ रहा है। लेकिन ये भेड़िया अकेला नहीं है, उसके पास मर्दों, घोड़ों, भालों और तलवारों से भरी गुलामों की एक फौज है, जो कि आपकी कल्पना से भी ज्यादा है। जिस सेना का राजा यानी वो भेड़िया ज़र्क्सिस, जो कि अपने आप को एक देवता बताता है, पूरे यूनान को हड़पना चाहता है। ज़र्क्सिस अपने आदमियों यानी दूतों के हाथों स्पार्टा में पिछले अन्य राज्यों के हारे राजाओं के कटे सिर भिजवाता है। ज़र्क्सिस के वो फारसी दूत काफी अहंकारी और बदतमीज होते हैं। स्पार्टा में राजा के साथ साथ एक पूरा मंत्रिमंडल भी काम करता है, जिसमें एक सांसद थीरोन होता है, जो कि काफी महत्वाकांक्षी होता है और वो एक दिन लियोनाइडस को हटाकर खुद पूरे स्पार्टा का राजा बनना चाहता है। और अब फारसी दूतों के आते ही थीरोन उनकी चमचागिरी में लग जाता है। और अब जब उन फारसी दूतों को महान राजा लियोनाइडस से मिलवाया जाता है, तो लियोनाइडस उनको पहले ही बता देता है कि स्पार्टा की धरती पर आने वाला शख्स अपने लफ्जों का जिम्मेदार खुद होता है, चाहे वो कोई दूत ही क्यों ना हो। इसलिए जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। और अब लियोनाइडस उनसे पूछता है कि कहो तुम क्या पैगाम लेकर आए हो। तब वो दूत बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी तबाही की बजाय अपनी जान प्यारी है तो हमारे आगे अपने घुटने टेक दो। ज़र्क्सिस हर उस चीज को हासिल कर लेता है जो उसे पसंद हो। उसकी फौज इतनी बड़ी है
है कि जब वो चलती है तो धरती कांपने लगती है, इतनी बड़ी कि नदियों को पीकर सुखा दे। और अब वो फारसी दूत स्पार्टा की महारानी ल्यूनाइडस की पत्नी के साथ भी बदतमीजी से पेश आता है। उस फारसी दूत की ये सब बातें सुनकर ल्यूनाइडस के सीने में अंगार पैदा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ल्यूनाइडस अपनी तलवार की बजाय अपने मुंह का इस्तेमाल करते हुए ज़र्क्सिस का प्रस्ताव ठुकरा देता है और कहता है कि उन एथेनियंस ने भी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जो कि एक नौसिखियों का देश है, तो ये तो स्पार्टा है जहाँ की औरतें सिर्फ मर्दों को जन्म देती हैं। दोस्तों, लेकिन अब वो फारसी दूत ल्यूनाइडस को मौत का डर दिखाता है, जिसके बाद ल्यूनाइडस अपने लोगों की ओर देखता है, जहाँ पर हर आदमी, औरत और छोटा बच्चा ल्यूनाइडस की आंखों में अपना अहम देख रहा होता है, मानो वो अपने राजा के एक इशारे पर ज़र्क्सिस के साथ जंग के लिए तैयार हो। और अब तभी राजा ल्यूनाइडस उन दूतों की ओर अपनी तलवार कर देता है और तभी दूत बोलता है कि तुम एक पैगंबर को धमका नहीं सकते हो। तभी राजा ल्यूनाइडस बोलता है कि तुम अपने बर्ताव और अपने मुंह से निकले हर एक लफ्ज के लिए खुद जिम्मेदार हो। तुम स्पार्टा में राजाओं के कटे सिरों को लेकर आए, स्पार्टा की महारानी का अपमान किया, मेरे लोगों को मौत और गुलामी की धमकी दी। तुम्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए थी। और अब इसके बाद वो स्पार्टन्स सभी दूतों को वहां के एक कुएं में धकेल देते हैं। और अब क्योंकि उस ज़र्क्सिस के फारसी दूतों ने स्पार्टन्स को ललकारा होता है, जहां का हर एक बच्चा बड़ा होकर योद्धा बनता है, अपनी सर जमीन के लिए मरने मिटने को हरदम तैयार होता है। और अब दोस्तों, इस वाक्य के बाद ल्यूनाइडस उस भेड़िए यानी ज़र्क्सिस की खाल उतारने के लिए बेसब्र होता है, क्योंकि उसे पता है अगर स्पार्टा ने ज़र्क्सिस की उस सेना को अभी नहीं रोका तो काफी देर हो जाएगी और ये स्पार्टा का अंत हो सकता है। इसलिए युद्ध जरूरी है। लेकिन क्योंकि अब स्पार्टा में एक संसद होती है और वहां पर देवताओं को माना जाता है और उनकी इजाजत के बिना राजा ल्यूनाइडस भी अपनी सेना के साथ किसी भी युद्ध का आगाज नहीं कर सकता। इसलिए वो देवताओं की इजाजत के लिए ऊंचा पर्वत चढ़कर पुराने देवताओं के पुजारियों के पास जाता है, जो कि इंसान कम जानवर ज्यादा होते हैं। लेकिन अब ल्यूनाइडस को उन्हें मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना स्पार्टा कोई जंग नहीं लड़ सकता। ल्यूनाइडस उनको ज़र्क्सिस के आतंक के बारे में बताता है और कहता है कि उनके पास स्पार्टा से कई गुना बड़ी सेना है, लेकिन अगर हम नर्क के द्वार पर ही उनसे युद्ध करें, जो कि काफी सक्रिय जगह है, तो उनकी बड़ी तादाद का उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। अब राजा ल्यूनाइडस चढ़ावे में काफी सोना भी देता है और अब इसके बाद वो पुजारी ल्यूनाइडस को युद्ध के लिए मना कर देते हैं और ओरेकल के नाम पर जवान खूबसूरत कुंवारी लड़कियों को देवताओं से संपर्क बनाने में इस्तेमाल करते हैं। राजा ल्यूनाइडस भी ये जानता है कि ये सब सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो पुजारी स्पार्टा से किसी भी खूबसूरत लड़की को अपनी प्यास बुझाने के लिए ओरेकल के नाम पर चुन सकते हैं और वो पुजारी अपने मन के मुताबिक देवताओं के नाम पर बात करते हैं। और अब इसके बाद उस ओरेकल से बात करने के बाद वो पुजारी ल्यूनाइडस को युद्ध करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए मना कर देता है। और अब क्योंकि यही स्पार्टा का कानून होता है, तो ल्यूनाइडस भी राजा होते हुए कुछ नहीं कर सकता और उसे उन पुजारियों की बात माननी पड़ती है। दरअसल दोस्तों, उन मनहूस भ्रष्ट पुजारियों को पहले से ही ज़र्क्सिस के लोगों ने और उनसे मिले हुए स्पार्टा के संसद थीरोन ने रिश्वत में खूब सारा सोना और कई सारी जवान कुंवारी और बेहद खूबसूरत लड़कियां दी होती हैं। और अब उन भ्रष्ट पुजारियों के फैसले के बाद भी राजा ल्यूनाइडस असमंजस में होता है, क्योंकि उसे पता है ये देवताओं का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्पार्टा ने अभी युद्ध नहीं किया और अगर ज़र्क्सिस के गुलामों से भरी फारसी फौज ने नर्क का द्वार पार कर लिया तो ज़र्क्सिस को रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। और अब इसके बाद स्पार्टा की रानी यानी ल्यूनाइडस की बीवी ल्यूनाइडस से अपनी मन की सुनने को कहती है और ल्यूनाइडस स्पार्टा के 300 सबसे बेहतरीन सिपाहियों के साथ ज़र्क्सिस से लोहा लेने का फैसला करता है। तभी वहाँ पर थीरोन बाकी सांसदों के साथ आ जाता है और ल्यूनाइडस से कहता है, माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन आप स्पार्टा के कानून के अनुसार पुजारियों के मना करने के बावजूद ज़र्क्सिस के साथ युद्ध पर सेना को नहीं ले जा सकते। तभी ल्यूनाइडस उनसे बोलता है कि मैं किसी युद्ध पर नहीं, बस ऐसे ही सैर करने और थोड़ी हवा बदलने के लिए घूमने जा रहा हूँ और ये 300 बहादुर मेरे खास अंगरक्षक हैं। स्पार्टन सेना यहीं रहेगी। और अब दोस्तों, इसके बाद थीरोन कुछ नहीं कर पाता और अब 300 ही सही, लेकिन हर एक योद्धा के अंदर ज़र्क्सिस की सेना को खत्म करने का ज्वालामुखी फूट रहा होता है। और अब जाते हुए रानी जोर्जो राजा ल्यूनाइडस को अपना एक जानवर के नाखून से बना लॉकेट पहनाती है। दोस्तों, यहाँ पर ल्यूनाइडस के बेटे
की आंखों में अपने पिता जैसे बहादुर बनने का सपना होता है। और अब इसके बाद रानी जोर्जो लोनाइडस से कहती है अपनी ढाल हाथ में लेकर आना या उस पर लेट कर आना। दोस्तों, स्पार्टा में नर्म दिली के लिए कोई जगह नहीं होती, ना ही जज्बात के लिए। सिर्फ सख्त और मजबूत लोग ही अपने आप को स्पार्टन कह सकते हैं। और अब इसके बाद राजा लोनाइडस और उसके 300 अंगरक्षक अपने कदम उठाते हैं और अपनी जमीन के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी आजादी के लिए। दोस्तों, अब रास्ते में राजा लोनाइडस को आर्केडियन सेना दिखती है जिनका नेतृत्व डक्सोस कर रहा होता है और वो भी ज़र्क्सिस से युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और अब दोनों सेनाएं साथ आगे बढ़कर ज़र्क्सिस के खिलाफ युद्ध करने का फैसला करती है। और अब दोस्तों, आज की रात राजा लोनाइडस की आंखों में नींद नहीं है। उसकी जिंदगी की सीधी डगर इस सुनहरे अवसर की डगर पर आ गई है जहां एक प्रचंड मुकाबला है, ढाल और भाले का, तलवार और हड्डी का, लहू और मांस का। दुख है तो बस एक बात का कि उसके पास शहीद होने वाले बहुत कम हैं। दोस्तों, यहाँ पर शुरू से ही कोई राजा लोनाइडस और उसके लोगों का पीछा कर रहा होता है। दोस्तों, रास्ते में उन लोगों को ऐसे कई गांव दिखाई देते हैं जिन्हें फारसी सेना ने बेरहमी से उजाड़ा होता है। और अब जब वो लोग एक गांव को पार कर रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक छोटा बच्चा मिलता है जो कि किसी तरह फारसी सेना से बच गया होता है। और अब वो बच्चा उन्हें बताता है कि वो जल्लाद जैसी सेना यहाँ आई और उन्होंने अपने तेज तर्रार पंजों से सबको मार दिया। और अब इसके बाद वो बच्चा बेहोश हो जाता है। और अब डक्सोस राजा लोनाइडस को बताता है कि ये बच्चा उन बेरहम इंसानों के रूप में उन जानवरों की बात कर रहा है जो कि सामने वाले की रूह चुरा लेते हैं। वो अविनाशी की बात कर रहा है जिन्हें हराया नहीं जा सकता। दोस्तों, दरअसल ये ज़र्क्सिस की सबसे खतरनाक सेना होती है जिनका युद्ध में सामने वाले को मारने का तरीका काफी खौफनाक होता है। उनके अंदर जरा भी इंसानियत नहीं होती। अब क्योंकि लोनाइडस एक लाजवाब योद्धा होता है तो वो सबसे कहता है कि अगर ऐसा है तो उन अविनाशियों का इम्तिहान हमारी तलवारें लेंगी। और अब वो लोग आगे बढ़ चलते हैं उस नरक के द्वार की ओर, उस सकरे रास्ते से जहाँ ज़र्क्सिस की फौज भी नाकारा हो जाती। स्पार्टन नागरिक, सिपाही, आजाद गुलाम, बहादुर यूनानी भाई, बाप बेटे सब चल पड़े। इज्जत के खातिर, फर्ज के खातिर, शान के खातिर वो चल पड़ते हैं मौत के मुंह में। और अब दोस्तों, थोड़ी दूर पर नदी में एक बहुत विशाल फारसी बेड़ा होता है जिसको देखकर सभी आर्केडियन सहम जाते हैं। लेकिन राजा लोनाइडस और स्पार्टन्स के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर राजा लोनाइडस को उन सबसे लड़ने का मौका नहीं मिलता क्योंकि देवता यानी ज़्यूस उनके साथ होते हैं। और तभी वहाँ पर तूफानी बारिश होती है जिसमें पूरा फारसी बेड़ा तहस नहस हो जाता है। और अब इसके बाद सब लोग जश्न मनाते हैं। लेकिन राजा लोनाइडस अभी भी खामोश होता है क्योंकि वो समझ गया होता है कि देवता उनके साथ हैं। आगे चलकर डक्सस और स्पार्टन सैनिकों को एक विशाल सेना दिखाई देती है जिसमें हजारों पानी के जहाज होते हैं। डक्सोस बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो सारे जहाज तूफान में तबाह होते देखे थे। तभी एक स्पार्टन बहादुर जवान बोलता है कि वो तो ज़र्क्सिस की सेना की सिर्फ एक टुकड़ी थी, ये दूसरी है। और अब ये सब देखने के बाद डक्सोस बोलता है कि हम इनसे नहीं जीत सकते। लेकिन अब वो स्पार्टन उस सेना को देखकर मुस्कुराने लगता है और बोलता है, आर्केडियन, मैं अनगिनत बार लड़ चुका हूँ लेकिन आज तक ऐसे दुश्मन से नहीं मिला जो मुझे खूबसूरत मौत का तोहफा दे सके। काश सारी दुनिया के जबाज हमारे खिलाफ इकट्ठा हो जाएं, तब शायद उनमें से कोई हो जो एक काम कर सके, मुझे खूबसूरत मौत दे सके। और अब उस जाबाज स्पार्टन का ये जज्बा देखकर डक्सोस घबरा जाता है। और अब इसके बाद ज़र्क्सिस की सेना का एक कमांडर राजा लोनाइडस को धमकाकर सरेंडर करने के लिए आया होता है। तभी वो देखता है कि स्पार्टन्स ने मरे हुए फारसी सैनिकों की दीवार बनाई हुई है। और तभी उस फारसी कमांडर के पसीने छूट जाते हैं। और अब तभी एक स्पार्टा उस कमांडर का हाथ काट देता है। और अब वो फारसी कमांडर बोलता है, तुम आज रात तक नहीं बचोगे, हमारी विशाल सेना तुम्हारे सरों को काट देगी, हमारे तीर सूरज को ढक देंगे। और अब इसके बाद वो स्पार्टन उस कमांडर को वहां से वापस जाने देता है ताकि वो ज़र्क्सिस को पैगाम दे सके कि स्पार्टा से लड़ना मतलब इस लाशों की दीवार को और ऊंचा करना है। और अब राजा लियोनाइडस ने दीवार बनाकर ज़र्क्सिस की सेना के आने के लिए सिर्फ नरक के द्वार वाला रास्ता छोड़ा होता है। और अब इसके बाद वो कुबड़ा, जो कि इतने दिन से उन लोगों का पीछा कर रहा होता है, वहां पर आ जाता है। और अब वो राजा लियोनाइडस को बताता है कि अभी भी एक और रास्ता बचा है जहाँ से ज़र्क्सिस की
सेना आ सकती है और उस चरवाहे के रास्ते से आकर फारसी सेना आपको घेर सकती है। और अब वो कुबड़ा आदमी उनको बताता है कि मेरे ऐसे होने की वजह से मेरी माँ ने मुझे पैदा होते ही स्पार्टन छोड़ दिया, वरना वो लोग मेरे अपंग होने की वजह से मुझे फना कर देते। लेकिन मेरे पिता स्पार्टा की सेना में थे और मैं भी एक स्पार्टन सैनिक बनना चाहता हूँ, और ये जो ढाल और भाला है ये मेरे पिता का है। और अब राजा लियोनाइडस उसकी बहादुरी और जिगरा देखकर काफी खुश भी हो जाता है, लेकिन वो उस कुबड़े एफिएल्टिस को अपनी सेना में एक सैनिक का दर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि एफिएल्टिस काफी कमजोर होता है और वो अपनी ढाल को भी ठीक से नहीं उठा पा रहा होता है। और लियोनाइडस की सेना की ताकत ही उनकी ढाल है, और वो जानता है कि सिर्फ एक कमजोरी की वजह से वो ये जंग हार सकते हैं। अब राजा लियोनाइडस एफिएल्टिस से बोलता है कि तुम घायल सैनिकों की मदद करो, माना तुम एक सैनिक नहीं बन सकते, लेकिन तुम हमारी सेना का एक हिस्सा बनकर ये जंग जीतने में हमारी मदद करो। लेकिन एफिएल्टिस को तो एक सैनिक बनना होता है, इसीलिए अब राजा लियोनाइडस की सेना में भर्ती ना मिलने के बाद वो ज़र्क्सीस के पास जाता है और उससे जाके मिल जाता है। और अब दोस्तों कुछ ही समय बाद पूरी जमीन कांपने लगती है, क्योंकि ज़र्क्सीस की विशाल सेना आ रही होती है। लेकिन उस नर्क के द्वार के दुबला पतला होने के कारण स्पार्टन्स पर उनकी तादाद का कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब वो अपनी मजबूत ढाल और अपने भाले की मदद से उस पूरी की पूरी सेना को लाशों के ढेर में बदल देते हैं। लेकिन तभी एक और विशाल टुकड़ी वहां आ जाती है, जो स्पार्टन्स पर इतने तीर छोड़ती है जिससे पूरा का पूरा आसमान ढक जाता है। लेकिन तभी स्पार्टन्स भी अपनी ढाल को कवच बनाकर उन तीरों से बच जाते हैं। पूरा का पूरा मैदान लाखों तीरों से भर जाता है, जिससे स्पार्टन्स का एक भी सैनिक का बाल भी बाका नहीं होता। और अब इसके बाद स्पार्टन्स फिर से युद्ध के लिए तैयार होते हैं। सामने से आने वाली दूसरी सेना के साथ भी वो वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया था, जिसके लिए उनकी परवरिश हुई थी, जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। ना ही किसी को कैद करो, ना ही किसी पर रहम करो, सिर्फ मारो और सामने वाली सेना को मिट्टी में मिला दो। और दोस्तों अब वो वक्त आ ही जाता है जब स्पार्टन्स को एक मिट्टी का टुकड़ा और खुद को देवता बताने वाला ज़र्क्सीस खुद चलकर राजा लियोनाइडस के पास आता है और लियोनाइडस से सरेंडर करने को कहता है। लेकिन अभी भी ज़र्क्सीस की बातों में धमकी भरे शब्द होते हैं, जिसके बाद राजा लियोनाइडस ज़र्क्सीस की शर्तों को ठुकरा देता है। और अब इसके बाद ज़र्क्सीस आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। दोस्तों आज की रात कयामत की रात होती है, क्योंकि वो आ रहे होते हैं जो 500 सालों से फारस के राजा का हुक्म मान रहे होते हैं। अंधेरी सियासी आंखें, कटार जैसे दांत और बेरहम शहंशाह की पर्सनल आर्मी, पूरे दुनिया के सबसे बड़ी जंगी ताकत, अविनाशी सेना जो आज तक कभी भी हारी नहीं होती है। अब लेकिन लाशों से भरी दीवार को देखकर अविनाशी सेना भी घबरा जाती है, जिसके बाद स्पार्टन्स और आर्केडियंस उनके सामने वो लाशों से भरी दीवार गिरा देते हैं। और अब इसके बाद हजारों की अविनाशी सेना उन पर हमला कर देती है। अविनाशी सैनिक साइज में काफी बड़े होते हैं और इस बार भी स्पार्टन्स काफी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन इस बार काफी स्पार्टन्स भी मारे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहादुर स्पार्टन्स इस सेना को भी मिट्टी में मिला देते हैं और इस जंग में आर्केडियंस भी पूरे जोश से लड़ते हैं। दोस्तों दूर खड़ा ज़र्क्सीस ये सब देखकर दहशत में आ गया होता है। और अब इसके बाद स्पार्टन ने न जाने ऐसी कितनी सेनाएं मिट्टी में मिला दी। वो लड़े बड़े बड़े जानवरों से भरी सेना से, जादूगरों की सेना से, लेकिन सबका हश्र एक ही हुआ और कोई भी सेना स्पार्टन्स को टस से मस नहीं कर पाई। हर जंग में कुछ सिपाही स्पार्टन्स ने भी खोए, लेकिन वो अगली जंग उतने ही ज्यादा जोश से लड़ते। दोस्तों नर्क के द्वार के काफी पतले होने की वजह से स्पार्टन्स को हराना ज़र्क्सीस के लिए और भी मुश्किल था। इसीलिए ज़र्क्सीस एफिएल्टिस को पैसे, सोने और औरत का लालच देकर अपने साथ मिला लेता है, जिसके बाद एफिएल्टिस ज़र्क्सीस के सामने झुक जाता है और उसे उस चरवाहों वाले रास्ते के बारे में बता देता है। और अब दो स्पार्टन्स कभी भी घुटने नहीं टेकते। और अब इसके बाद वो आर्केडियन अपने आदमियों के साथ राजा लियोनाइडस का साथ छोड़कर चला जाता है। और अब राजा लियोनाइडस अपने सभी साथियों से अपने आत्म
सम्मान और अपनी जमीन के लिए लड़ने के लिए कहता है। और अब वो सभी स्पार्टन राजा ल्यूनाइडस की एक ही ललकार पर उसके साथ ज़र्क्सिस की सेना के साथ लोहा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब राजा ल्यूनाइडस अपने एक साथी डिलियोस को वापस स्पार्टा जाने के लिए कहता है। वो डिलियोस से पूरे यूनान को स्पार्टा की महान कहानी सुनाने के लिए कहता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे ल्यूनाइडस और उसके 300 साथियों ने ज़र्क्सिस और उसकी सेना की रूह हिलाकर रख दी, जिससे पूरा यूनान एक साथ मिलकर ज़र्क्सिस के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। मतलब दोस्तों, अब ल्यूनाइडस अपने सरजमीन के लोगों के लिए खुद का बलिदान देने जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूनाइडस की बीवी स्पार्टा की रानी पूरे सदन के सामने जाकर स्पार्टन सेना को राजा ल्यूनाइडस के साथ ज़र्क्सिस के विरुद्ध युद्ध के लिए जाने की अपील करती है। लेकिन वहीं पर करप्ट नेता जिसने ज़र्क्सिस से रिश्वत ली होती है, वो रानी का संसद में विरोध करने लगता है। तभी रानी उस करप्ट नेता पर संसद में तलवार से वार करती है और तभी उसके पैसों की पोटली भी फट जाती है, जिसमें से फारसी सोने के सिक्के निकलकर वहीं गिर जाते हैं। और अब सबको पता चल जाता है कि वो नेता थीरोन करप्ट था। उसने ज़र्क्सिस के साथ मिलकर खुद ही के देश को हराने की साजिश की होती है। मतलब अब सांसद की सच्चाई सामने आने के बाद सांसद रानी और ल्यूनाइडस का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। और अब दोस्तों, दूसरी तरफ जंग के मैदान में ज़र्क्सिस अपनी कई टुकड़ियों को एक साथ भेजता है, जो कि 300 स्पार्टन्स को नर्क के द्वार पर चारों ओर से घेर लेती हैं। और अब वो कुबड़ा एफियल्टिस वो भी ल्यूनाइडस से ज़र्क्सिस के साथ जुड़ने को कहता है। और अब ज़र्क्सिस का एक सिपह सलार ल्यूनाइडस से घुटने टेककर ज़र्क्सिस के सामने झुकने को कहता है, जिसके बाद ज़र्क्सिस उसे और उसके साथियों को माफ कर देगा और उसे पूरे स्पार्टा और यूनान का जंगी सरदार बना देगा, जो कि ज़र्क्सिस की छाया में रहकर पूरे यूनान पर राज करेगा। लेकिन अब इसके बाद राजा ल्यूनाइडस अपने उसी रात वाले भेड़िए के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसने उस भेड़िए को निडर होकर मार गिराया था। उसके सारे साथी ज़र्क्सिस, उसकी विशाल अविनाशी सेना उसके तीर अंदाजों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं और वो ल्यूनाइडस के एक इशारे पर इस जंग में मरने मारने को भी तैयार हैं। लेकिन अब ल्यूनाइडस तभी अपना कवच उतारता है और अपनी ढाल नीचे गिरा देता है। ये सब देखकर ज़र्क्सिस काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अब ल्यूनाइडस सरेंडर करने वाला है। और अब तभी ल्यूनाइडस अपना भाला भी नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। दोस्तों, ये इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन होता है। यहाँ पर ज़र्क्सिस को लग रहा होता है कि ल्यूनाइडस उसके आगे घुटने टेक कर हार मान चुका है। लेकिन अब तभी ल्यूनाइडस उठता है और अपना भाला उठाकर ज़र्क्सिस की ओर फेंक देता है, लेकिन उसका निशाना थोड़ा सा चूक जाता है और वो भाला ल्यूनाइडस के गालों को चीरता हुआ निकल जाता है। और अब इसके बाद पूरी फारसी सेना उन स्पार्टन्स पर चारों ओर से हमला कर देती है, जिसमें से कुछ गिने चुने स्पार्टन्स लाशों का ढेर लगा देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि स्पार्टन्स हरकुलिस के वंशज होते हैं और ये आज ल्यूनाइडस ने साबित भी कर दिया। उसकी दहाड़ गरजदार होती है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पर अब फारसी सेना के तीर के हमलों से घायल होकर सभी स्पार्टन सैनिक मर जाते हैं, जिसके बाद ल्यूनाइडस अकेला है, लेकिन वो अभी भी सीना तानकर फारसी सेना के सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद फारसी सेना ल्यूनाइडस पर तीरों से हमला कर देती है, जो कि तादाद में इतने सारे होते हैं कि वो पूरे आसमान को ढक लेते हैं। दोस्तों, अब तक ल्यूनाइडस का वो सैनिक भी रानी तक पहुंच जाता है और वो उसे राजा ल्यूनाइडस का संदेश सुनाता है। और रानी भी अब समझ गई होती है कि अब तक राजा ल्यूनाइडस और वो 300 सैनिक स्पार्टा के लिए फना हो चुके होंगे। लेकिन अब पूरी की पूरी सेना राजा ल्यूनाइडस और स्पार्टा के गर्व के लिए लड़ने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, राजा ल्यूनाइडस के साथ तो सिर्फ 300 सैनिक गए होते हैं, लेकिन अब ज़र्क्सिस के सामने 10,000 स्पार्टन्स और उनके पीछे 30,000 यूनानी खड़े होते हैं, जो कि ज़र्क्सिस और उसकी फारसी सेना पर अपनी तलवारों का कहर बरसाने को तैयार होते हैं। दोस्तों, आज की ये मूवी यहीं पर खत्म होती है और इसके आगे के पार्ट की कहानी हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।